एनजीओ का नाम सुनते ही लोगों की सेवा करने की भावना मन में आती है, परंतु क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कुछ एनजीओ को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि भारत की जीडीपी को 2-3% कम कर दिया जाए? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी कह रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब भारत इन देश विरोधी एनजीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो यह एफएटीएफ नाम की संस्था भारत में जांच करने के लिए आती है ताकि भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। यहाँ पर आप सबके मन में प्रश्न उठेगा कि ये एफएटीएफ कौन है, एफएटीएफ को भारत के एनजीओ से क्या लेना देना है, और ये देश विरोधी एनजीओ भारत में कौन बनाता है, और ये एनजीओ किस प्रकार भारत की जीडीपी को 2-3% कम कर सकते हैं, और भारत सरकार इन पर क्या कार्रवाई कर रही है, और जिसको रोकने के लिए ये एफएटीएफ भारत में आ रही है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, जिससे आपके पास हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आ पाए। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर आतंकवादी घटनाओं के तार जिस देश से जुड़े हुए हैं और जिस देश के खिलाफ भारत लाखों सबूत दे चुका है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा रहा है कि उस देश को ब्लैक लिस्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, परंतु भारत के सालों की मेहनत के बाद भी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कभी नहीं डाला। पाकिस्तान पर सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है ताकि पाकिस्तान प्रेशर में आके उनके मन माफिक काम करे। और तो और अब उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया है, और वही एफएटीएफ जिसे जांच के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए अब भारत के खिलाफ जांच करने आ रहा है। तो हम सबके मन में प्रश्न उठेगा कि एफएटीएफ किस टाइप की संस्था है। दरअसल एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 देशों के द्वारा बनाई गई थी तथा इसका कार्य मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी घटनाओं के लिए फाइनेंसिंग को रोकना था। इसके लिए उन्होंने 2 लिस्ट बनाई, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का अर्थ यह है कि जिस देश का नाम इस लिस्ट में शामिल है उस देश पर एफएटीएफ वॉच करेगी कि क्या वह इनको रोकने के लिए प्रयास कर रहा है या नहीं। और ब्लैक लिस्ट का अर्थ यह है कि जिस देश का नाम इस लिस्ट में शामिल होता है इसका मतलब अब उस देश के खिलाफ एक्शन किया जाएगा, मतलब उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया इस ब्लैक लिस्ट के ही एग्जांपल है। अब टाइम पर जो देश पश्चिमी देशों की बात नहीं मानता उसको किसी भी बहाने से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है और फिर उस देश पर प्रेशर बनना शुरू होता है, और अगर वह देश उनकी बात वापस मान लेता है तो उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को हटाया था। और जो देश फिर भी इनकी बात नहीं मानता उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जैसे इन्होंने नॉर्थ कोरिया व ईरान को डाला हुआ है। दरअसल ये संस्था दुनिया को दिखाने के लिए जिस पर्पस के साथ बनाई गई थी वह पूरा नहीं कर रही, बल्कि ये पश्चिमी देशों के हितों को साधने का एक टूल बनकर रह गई है। वास्तव में देखा जाए अमेरिका जियोपॉलिटिक्स में बहुत स्मार्ट है। अमेरिका ने सैकड़ों संस्थाएं इंडिपेंडेंट संस्था के नाम से बना रखी है। अमेरिका और ये पश्चिमी देश हमेशा ये कहते हैं कि इन संस्थाओं का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये संस्थाएं अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, परंतु वास्तव में ये संस्थाएं उन पश्चिमी देशों के कहे अनुसार ही काम करती है। अब मान लो इन पश्चिमी देशों को किसी देश से काम करवाना है, जैसे मान लीजिए भारत से काम करवाना है, तो ये मानवाधिकार संस्था या एफएटीएफ नाम की संस्था आगे आएगी और वह ये बोलेगी कि भारत के अंदर मानवाधिकार की स्थिति खराब है, भारत के अंदर एफएटीएफ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा, भारत के अंदर एनजीओ को सही तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा, और फिर इन संस्थाओं के इन बयानों का, उनकी जांच का हवाला देकर ये पश्चिमी देश उस देश पर बैन लगा देते हैं और प्रेशर में लेकर उस देश से अपनी बात मनवा लेते हैं। और इसी प्रकार का प्रेशर बनाने के लिए एफएटीएफ की टीम अब भारत आने जा रही है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि भारत सरकार ने एनजीओ पर बैन लगाया तो एफएटीएफ को उससे क्या समस्या है। इसके लिए हमें एनजीओ के द्वारा जियोपॉलिटिक्स कैसे होती है, एनजीओ के द्वारा दूसरे देशों को कैसे डिस्टर्ब किया जाता है, इन सब बातों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हर देश के कानून के अनुसार वहां पर एनजीओ बनाए जाते हैं और बहुत सारे एनजीओ जेन्युइन होते हैं और उनको भारत सरकार की इस प्रकार की कार्रवाई से कोई भी परेशानी नहीं है। दरअसल भारत बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बहुत सारे देश ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। अब मान लीजिए भारत में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उससे भारत की जनता को बहुत फायदा होने वाला है, और चीन या अमेरिका अगर उस प्रोजेक्ट को रोकना चाहे, भारत की आर्थिक वृद्धि को रोकना चाहे, तो वह भारत में एनजीओ बनाकर रखेंगे और उन एनजीओ को हजारों करोड़ की फंडिंग मिलती है ताकि उस पैसे को लेकर वह एनजीओ विरोध प्रदर्शन करे। और वह विरोध प्रदर्शन किसी भी नाम से हो सकता है, पर्यावरण के नाम पे हो सकता है, वह विरोध प्रदर्शन बाल श्रमिकों के शोषण के नाम पे हो सकता है, वह विरोध प्रदर्शन और भी किसी अन्य कारण से हो सकता है। और ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए जब भीड़ जुटानी होती है तो उसके लिए पैसे उन्हें पहले से मिले होते हैं और वह विरोध प्रदर्शन इस तरीके से उग्र करा दिया जाता है जिससे हिंसा होने का भी चांस रहता है। इसी बीच एनजीओ की बी टीम, जिसमें वकील होते हैं और जिनकी एक दिन की फीस लाखों रुपए होती है, और वह कोर्ट पहुंच जाते हैं
और कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण हानि है, इस प्रोजेक्ट से बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है और इस प्रोजेक्ट से अन्य कोई कारण बता देते हैं और इस प्रोजेक्ट को इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि जनता इससे परेशान हो रही है। और इन वकीलों का इतना प्रभाव होता है कि कोर्ट इनके लिए छुट्टी के दिन भी खुल जाता है, कोर्ट इनके लिए आधी रात को सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट फोन पर भी इनकी सुनवाई कर लेता है, जबकि एक आम आदमी की पूरी जिंदगी बीत जाती है, उसके केस की सुनवाई नहीं होती। साथ ही साथ एनजीओ की सी टीम मीडिया को मैनेज करती है और वह प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया पर इस तरीके से न्यूज चलाना शुरू कर देती है कि आम जनता को भी ये लगने लगता है कि इस देश में सबसे जरूरी काम इस प्रोजेक्ट को रोकना ही है, जबकि वास्तव में उस प्रोजेक्ट से जनता को और देश को बहुत जबरदस्त फायदा है। और इन सब घटनाक्रम के बीच में उन एनजीओ के जो मास्टरमाइंड जो दूसरे देशों में बैठे हैं, वह ह्यूमन राइट्स के नाम पर, वह FATF नाम की संस्था के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सारा घटनाक्रम कुछ इस तरीके से चलता है कि कोर्ट उस प्रोजेक्ट को रोक देता है और सरकार भी उस प्रेशर में आकर प्रोजेक्ट को रोक देती है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न उठेगा कि भारत सरकार आखिर क्या कर रही है और भारत सरकार को रोकने के लिए FATF क्यों आ रही है। तो भारत सरकार ने लगातार जांच करके इस प्रकार के एनजीओ की पहचान की और कई सारे एनजीओ पर बैन लगाया और उन पर कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई। और इसी प्रकार की एक रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि जो एनजीओ फॉरेन से फंडिंग लेंगे उन्हें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। और भारत सरकार की इस कार्रवाई से देश विरोधी एनजीओ के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तो अब ये यूरोपियन देश व अमेरिका भारत में इतना खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। और इन सब के बीच में जियोपॉलिटिक्स में बड़ा चेंज हो रहा था कि रूस यूक्रेन वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें भारत ने पश्चिमी देशों का साथ नहीं दिया और एक तरह से न्यूट्रल रुख बनाए रखा। और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूस का इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। तो पश्चिमी देश भारत से इस बात से बहुत परेशान थे। और अगर अभी आपको याद हो तो कनाडा वाला विवाद भी हुआ था और कनाडा इन पश्चिमी देशों का लाडला है। और अभी हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन के वॉर के अंदर भी सिचुएशन ये बन चुकी है कि पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट में फंस चुके हैं और कभी भी वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आ सकती है। तो भारत पर दबाव बनाकर भारत को अपनी तरफ करने के लिए FATF जैसी संस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है कि FATF की टीम भारत आएगी और वह भारत आकर उन देश विरोधी एनजीओ से पूछेगी कि क्या आप फ्री होकर काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों FATF की टीम तो बाद में आएगी, वे एनजीओ बाद में जवाब देंगे। मैं आज ही आपको ये बात बता रहा हूं कि वे एनजीओ यही कहेंगे कि हमें भारत में खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा, अर्थात भारत विरोधी काम अब हम खुलकर नहीं कर पा रहे। और उसके बाद FATF की टीम भारत के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बयान देगी जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर दाग लगे। दरअसल ये पश्चिमी देशों की एक ऐसी रणनीति है जिससे भारत को प्रेशर में लाकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करना है। अब भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए? भारत को रूस अमेरिका के बीच में न्यूट्रल रुख अपनाना चाहिए। दोनों देशों से हमारे हित जुड़े हुए हैं तो उनसे अपने काम कराने चाहिए और इन पश्चिमी देशों को यह समझा देना चाहिए कि आपकी इस प्रकार की रणनीति हम पर कामयाब नहीं होगी और अगर आप इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो इससे आपको ही भविष्य में नुकसान होने वाला है। वैसे दोस्तों, क्या FATF की टीम आकर भारत के खिलाफ बयान देगी या नहीं देगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।